नमः संस्कृताय मित्रों। तो आइए आज आपको हम बताएंगे सातों जो ग्रंथ हैं आपके सातों ग्रंथों के जो है सामान्य परिचय बताएंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको नोट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ इन्हें नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। जैसे देखिए अभी हम अब सातों ग्रंथों को पढ़ना है, तो पहला हमारा ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की रचना। लेखक कालिदास हो गए। अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम विधा की बात करें तो एक नाटक है। फिर इसके बाद आपको इस प्रकार से क्रम से आपको नोट्स भी बनाना है, तभी ये चीज़ें आपको याद हों और लिखते जाइए। देखिए अंक इसमें 7 अंक हैं। इसकी प्रधान रस करें तो श्रृंगार है, संभोग श्रृंगार भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जो नोट करने वाली चीज़ें उसी को बता रहा हूँ आपको। कथानक राजा दुष्यंत और शकुंतला का परस्पर प्रेम और विरह एवं मिलन का वर्णन है। भाई यही तो वर्णन है। अच्छा देखिए, प्रमुख पात्रों की बात कहें सर, प्रमुख पात्रों को सब याद कर लें? नहीं, प्रमुख पात्रों को क्या याद करना है? जैसे कि इसके नायक राजा दुष्यंत हैं, इसकी नायिका शाकुंतला है। अब फिर आपको देखिए पता ही है, कहानी में एक बना दिया हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम की, उसे अगर आप देख लेंगे तो पूरे पात्र आपको याद हो जाएंगे। देखिए जैसे कंडो हैं, और इसमें अनुसुईया प्रियंवदा जो कि ये शाकुंतला की 2 सखियां हैं। तो ये चीज़ें आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि 4 ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा ये कौन अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है। तो देखिए ये जो है आपके शाकुंतला की 2 सखियां, माधव्य विदूषक गौतमी सारंगरो शारदत्त, हंसपदिका वसुमती माताली शानुमती सर्वदमन भरत, मारीच ऋषि अदिति दक्षायणी अदिति को दक्षायणी भी कहते हैं, दुर्वासा मेनका। ये जो है थोड़ा थोड़ा आपको पता कर लेना है कि अच्छा ये इस पात्र की हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो चल रहे हैं, शाकुंतलम का उपजीव आधार ग्रंथ है। तो ये भैया महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान 68 से 74 अध्यायों में 2 पद्म पुराण के स्वरखंड में भी यह कथा मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति कौन सी है? तो भैया रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति संदर्भे विशेषते कालिदासः। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेषण प्रयोग है? कौशिकी वृत्ति का। कौन सी वृत्ति का? कौशिकी वृत्ति का। तो ये आपको नोट करते चलना। कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा। कालिदास से उपमा अलंकार। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का क्या नाम है? तो प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। क्या नाम है? आश्रम प्रवेश। और फिर जब आश्रम प्रवेश हो जाता है तो द्वितीय अंक का नाम हो जाता है आश्रम निवेश। आश्रम में आ जाते हैं, निवेश हो आश्रम प्रवेश फिर निवेश। और तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक। क्या नाम है? मिलन। और चतुर्थ का तो आप पढ़ ही रहे हैं कि चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक, विदाई वाला अंक। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वें अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक, और 6वें अंक का नाम है पश्चाताप अंक, और 7वें अंक का नाम है पुनर्मिलन अंक। देखिए अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, ये चतुर्थ अंक जो है इसमें आपके कितने श्लोक हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है भैया। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देना है। अब देखिए इधर देखते हैं, 7वें अंक का नाम पता चल गए, पुनर्मिलन अंक, क्योंकि यहाँ फिर राजा दुष्यंत और शाकुंतला का फिर से मिलन हो जाता है। शाकुंतला के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ। ये याद कर लीजिए कि चतुर्थ अंक में करुण रस का स्वाभाविक है कि जब लड़की विदा होती है तो करुण रस का ही प्रयोग होता है। शाकुंतला का हस्तिनापुर प्रतिग्रह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। ये थोड़ी सी बात है, बस इतना आपको नोट कर लेना है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक देखिए पूछ लिया, दुष्यंत है। दुष्यंत कैसा नायक है? तो धीरोदात्त कोटि का नायक है, क्योंकि नायक के 4 प्रकार होते हैं। तो ये जो है राजा दुष्यंत धीरोदात्त नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा है? तो हस्तिनापुर का। बस इतना आपको नोट कर लेना है। और अब आ गया आपका उत्तर रामचरितम। तो पहले हम जान लेते हैं कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन है। तो इनके लेखक कौन है? भवभूति हैं। ठीक है, विधा की बात करें तो उत्तर रामचरित एक नाटक है। अभी जो हम पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम, वो भी एक नाटक था। वो किसका नाटक था? तो महाकवि कालिदास का था। इसमें कितने अंक हैं? इसमें भी 7 अंक हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कितने अंक थे? 7 अंक थे। इसमें प्रधान रस करुण रस है। उपजीव्य देखिए, उपजीव्य जो है वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 42 से 97 तक, पद्म पुराण पातालखंड
1 से 68 तक। ठीक है, ये जो है आपका पद्म पुराण, ये उत्तरकांड हो गया और ये पद्म पुराण हो गए दूसरे। तो ये पाताल खंड से लिया 168 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए नोट करते चलना है आपको, जैसे विशेषताएं थोड़ा बात कर लेते हैं। तो 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना है। प्रथम अंक में चित्रवीथी की योजना है। तो प्रथम अंक में कौन सी योजना है? चित्रवीथी की योजना है। 7वें अंक में गर्भ नाटक योजना है। तीसरे में विदूषक रहित नाटक है। तीसरा अंक जो है विदूषक रहित। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इसे तुरंत अभी कापी में नोट कर लीजिए। तृतीय अंक में छायांक की योजना है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब लिखना ना लिखना आपका काम है, बाकी जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ आपको। प्रमुख पात्र राम देखिए इसमें नायक है और सीता जी नायिका है। इसमें गोदावरी है, भागीरथी है, तमसा, मुरला, वासंती, वन देवता पृथ्वी, अत्रेयी, वशिष्ठ, कौशल्या, मुनिबाला, सौधातकी, गुप्तचर, दुर्मुख, लवकुश, चंद्रकेतु, वाल्मीकि, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अष्टावक्र, दंडायन, सुमंत्र, अरुंधति, जनक, कंचुकी आदि ये जो है पात्र हैं। तो मेन पात्र आपके हो गए राम और सीता, ये नायक नायिका को आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी तो बहुत से रहते हैं। देखिए जो महत्वपूर्ण है उन्हीं की बात हो रही। अनुष्टुप छंद 84 श्लोकों पर अनुष्टुप छंद है। शिखंडी 30 छंदों पर है और वसंत तिलका 26 श्लोकों पर और शार्दुल विगीड़ित 25 श्लोकों पर है। तो ये भी आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छे रहेगा। अभिज्ञान उत्तरामचरित में भवभूति ने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है और प्रयोग की दृष्टि से उन्हें उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग कहा गया। रूपक, अर्थान्यास अत्यंत प्रिय अलंकार माने जाते हैं। ये जो कालिदास भवभूति के हैं ये प्रिय अलंकार माने जाते हैं। देखिए इसमें 7वें अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर सीता के मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं की साथ दिखाई गई हैं। यह भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। ये ध्यान दे लीजिए कि जो उत्तरामचरित है ये भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। 7वें अंक में गर्भांक की कल्पना है। पद्म पुराण में वर्णित राम कथा से उत्तर रामचरित की कथा का अधिक साम्य है। उत्तर रामचरित में कुल पात्रों की संख्या 30 पात्र हैं भैया, याद कर लीजिए कितने पात्र हैं, 30 पात्र हैं। इसके अतिरिक्त 6 पात्रों का उल्लेख मात्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए भवभूति ने उत्तर रामचरित में 19 छंदों का प्रयोग किया। कितना? 19 छंदों का प्रयोग किया। उत्तर रामचरित में कुल श्लोकों की संख्या 256 है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 256 उत्तर रामचरित में। अनुष्टुप के पश्चात शिखंडी छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। ठीक है, भवभूति ने उत्तर रामचरित में केवल सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। ठीक है, नाटक का आरंभ चित्र दर्शन से होता है। किससे होता है? चित्र दर्शन से होता है। आगे देखते हैं। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख आता है। मंगलाचरण में प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदियों को लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। तीसरा देखिए, उत्तर रामचरित में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। आपसे पूछेगा कि उत्तर रामचरित में किस प्रकार का मंगलाचरण है, और कई जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम दे दिया, नीच शतक दे दिया, इस प्रकार दे के पूछेगा आपसे कि इसमें कौन सा वो है, तो आपको बताना होगा कि उत्तर रामचरित में नमस्कारात्मक है। ठीक है, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स रहे जिन्हें आपको नोट कर। अब देखिए इन्हें आप बार बार जितना पढ़ेंगे उतने आपको याद हो जाएंगे। जैसे अब आपका आ गया किरात अर्जुनियम, तो पहले हम जान लेते हैं कि किरात अर्जुनियम के लेखक कौन है। पहले हम क्या जानते हैं? लेखक। तो लेखक है भैया, अपने दिमाग में एक बार क्लिक कीजिए कि लेखक है भारवी। फिर विधा की बात करें तो आप बता दीजिए, तुरंत महाकाव्य है। सर्ग कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। प्रधान रस कौन सा है? वीर रस है। उपजीव क्या है? महाभारत का वन पर्व है। कथानक क्या है? अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। ठीक है, प्रमुख पात्रों की बात करें तो अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, वनेचर, सुयोधन,
दुर्योधन, इंद्र, किरात वेशधारी, शिव, व्यास, यक्ष आदि हैं। ठीक है। भारवी का प्रमाणिक जीवन व्रत सर्वथा अप्राप्त है, कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। आगे चलते हैं, देखिए महाकवि दंडी विरचित अवंती सुंदरी कथा। ये अवंती सुंदरी कथा किसकी रचना है? तो दंडी की भैया। किसकी है? दंडी की। ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दंडी की रचना, ठीक है। के अनुसार भारवी का जीवन वृत्त निम्नलिखित है। क्या जो दंडी का जो है बताए हैं अपने अवंती सुंदरी कथा में, उनके अनुसार भारवी चालुक्य वंशी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के अनुज यानी अनुज भाई विष्णुवर्धन 615 ईस्वी के मित्र सभा पंडित राजकवि थे। सा मेधावी कवि विद्वान भारवी प्रभो निराम अनुरुद्ध्या करो मैत्री नरेंद्रो विष्णुवर्धने। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। पूछा जाता है कि भारवी का वास्तविक नाम क्या है, तो दामोदर था। क्या था? दामोदर। अगर देखिए कवि के बारे में थोड़ा जाने तो माता पिता का नाम भी जान लेते हैं। तो इनकी माता का नाम सुशीला है, पिता का नाम नारायण स्वामी श्रीधर है, पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका, उपाधि उपनाम आतपत्र भारवी, महाकवि भारवी दंडी के प्रापितामह भारवी हैं, और भारवी कुशिक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। इतना आपको जान लेना है। थोड़ा से आपको ये बता देते हैं, देखिए इसकी परंपरा, ठीक है। पहले भारवी की परंपरा, तो नारायण स्वामी जिसे श्रीधर भी कहते हैं, भारवी के पिता थे, ठीक है। भारवी दंडी के पूछ लेता है कि दंडी के प्रापितामह कौन थे, तो भारवी थे, ठीक है। तो प्रापितामह हैं। फिर मनोरथ दंडी के पितामह हैं। किसके हैं? ठीक है। वीरदत्त गौरी का पुत्र जो है दंडी के माता पिता हैं। अगर पूछ लेता दंडी के माता पिता कौन है, तो इनके पिता का नाम है वीरदत्त और माता का नाम है गौरी, ठीक है। इनके लड़के हुए दंडी भारवी के प्रपौत्र। तो दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है। तो ये भैया आपको इतना पढ़ लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें बार बार रिवीजन करते रहना। एक बार सुबह उठें और इस वीडियो को देखकर आपका तुरंत रिवीजन हो जाएगा, और नोट्स बना लेंगे तो अपने नोट्स से पढ़ना। अब देखिए आपको समझना है कादम्बरी। ये कादम्बरी के लेखक कौन है, तो भैया कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। अभी काव्य विधा की बात करें तो ये कादम्बरी क्या है? कथा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ही भूल जाते हैं लोग। कादम्बरी क्या है? तो कादम्बरी एक कथा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको उत्तर देना है। कादम्बरी कितने खंडों पर विभाजित है? तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ये अपने दिमाग में क्लिक कीजिए, क्या हमें पता था या नहीं था। प्रधान रस इसमें कौन सा है? तो श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस, ठीक है। उपजीव की बात करें तो गुणाढ़ की बृहत कथा। नायक की बात करें तो चंद्रापीड़ जो कि शूद्रक था। नायिका की बात करें तो कादम्बरी है, कादम्बरी इसकी नायिका। सहनायक कौन है? वैशंपायन पुंडरी। सहनायिका महाश्वेता। वैशिष्ट तो हो जाएगा 3 जन्मों की कथा। अब इसके थोड़ा प्रमुख पात्र जान लेते हैं। वही वाला प्रश्न बताया ना कि प्रमुख पात्र पूछ लेता, तो प्रमुख पात्र चंद्रापीड़, कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता, शूद्रक, तारापीड़, विलासवती, सुखनास देश, सुखनास और मनोरमा, वैशंपायन, इंद्रायुध घोड़ा। इंद्रायुध का नाम घोड़ा, यानी इंद्रायुध जो था वो एक घोड़ा था। पत्रलेखा दासी थी। जबाली, हरि, चंडाल कन्या, सबर, कपिंजल, सुख, हंस और चित्ररथ, ये इनके प्रमुख पात्र थे। कादम्बरी की देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपके पास। कादम्बरी उत्तरार्ध की रचना बाण के पुत्र भूषण भट्ट ने। भाई देखिए एक पूर्वार्ध है एक उत्तरार्ध है। तो उत्तरार्ध की जो रचना है भूषण भट्ट उसके लड़के ने की, और पूर्वार्ध की शुरुआती जो काम किया उनके पिताजी बाण भट्ट ने किया, और जो थोड़ा बहुत बच गया वो बात का काम किसने किया? भूषण भट्ट ने किया। याद रहेगा। और देखिए भूषण भट्ट को पुलिंद भट्ट और पुलिन भट्ट या पुलिंद्रा कहते हैं, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेंगे, पूछ सकता है। अच्छा देखिए बाण की अब हम रीति जान लेते हैं। तो ये पंचाली रीति के कवि थे। बाण जो है पंचाली रीत है, पंचाली रीत के लिए बाण जाने। अच्छा कादम्बरी में अलंकार, विरोधाभास, लेस, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्तरीच्छा, ठीक है। आगे देखिए हम आपको थोड़ा बता रहे हैं कादम्बरी के प्रमुख वर्णन। क्या बता रहे हैं? वर्णन। तो यहाँ शूद्रक का वर्णन आता है, सुख का वर्णन आता है, चंडाल कन्या का वर्णन आता है, विंध्याटवी वर्णन आता है, और सबर सैन्य वर्णन आता है, सालमली वृक्ष वर्णन आता है, जबाली ऋषि का जो आश्रम आता है उसका वर्णन आता है, और जबाली वर्णन आता है, उज्जैनी वर्णन आता है, तारापीड़ का वर्णन आता है।
इंद्रायुध का वर्णन आता है। अच्छोत सरोवर में वर्णन, महाश्वेता का वर्णन, कादम्बरी का वर्णन आदि ये जो हैं आते हैं। आगे देखो ये आप यहाँ से देखिए कादम्बरी के तीन जन्मों की कथा। जैसे थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि पूछ लेता है तो 3 जन्मों की कथा कि पूर्व जन्म में वो क्या थे। तो प्रथम जन्म में चंद्रापीड़ क्या था, प्रथम जन्म में चंद्रमा था, द्वितीय जन्म में चंद्रापीड़ था, तृतीय जन्म में शूद्रक था। इसी प्रकार आपके वैश्रमपायन प्रथम जन्म में पुंडरीक था, फिर दूसरे में वैश्रमपायन और तीसरे जन्म में शुक हो गया। पत्रलेखा रोहिणी थी, फिर पत्रलेखा बनी द्वितीय जन्म में। इंद्रायुध कपिंजल, इंद्रायुध फिर इसके बाद कपिंजल, ठीक है। लक्ष्मी ये जो चंडाल कन्या थी पहले लक्ष्मी थी, द्वितीय जन्म का पता नहीं, फिर तृतीय जन्म में चंडाल कन्या बनी। और देखिए इतने ही महत्वपूर्ण है आपका कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबंध न होकर चंद्रापीड़ और उसके 3 जन्मों से संबंध रखती है। कादम्बरी के 2 भाग है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। उत्तरार्ध भाग की उनके लड़का भूषण भट्ट ने रचना की और पूर्वार्ध भाग की बाण भट्ट ने रचना की। कादम्बरी का नायक चंद्रापीड़ धीरोदात्त नायक है। कादम्बरी की नायिका कादम्बरी विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह के बाद स्वकीया मध्या नायिका बन गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कादम्बरी का प्रमुख रस श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस। और गुण माधुर्य है। तो ये भैया आपको नोट कर लेना है। अब देखिए आपको बता रहे हैं शिवराज विजय। शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास। तो यही क्रम से हम जानते हैं। पहले इसके लेखक, तो लेखक अंबिका दत्त व्यास। विधा की बात करें तो ऐतिहासिक उपन्यास। विभाजन की बात करें तो 3 विराम है, 12 निश्वास हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी समझ लीजिए क्योंकि आप अभी समझ नहीं रहे कैसे प्रश्न है। प्रधान रस वीर रस है। उपजीव इतिहास प्रसिद्ध है। नायक इसके शिवाजी हैं। कथानक शिवाजी का जीवन चरित्र है। अब प्रमुख पात्रों की बात करें तो शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरुजी और योगीराज जी, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यमन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रसनारी, रोशन आरा। शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया? तो 1870 में लिखा गया था, जो काशी से 1901 में प्रकाशित हुआ। देख लो भैया, 1870 में लिखे गए, काशी में 1901। संस्कृत वाङ्मय का ये प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय है। शिवराज विजय की संपूर्ण कथा 3 विरामों 12 निश्वासों में विभक्त है। दोबारा प्रश्न आ गया और नोट करने वाला चीज़ है, इसीलिए आपको बता। शिवराज विजय 2 समांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही हैं। एक के नायक शिवाजी हैं और दूसरी के नायक, पूछ लेगा दूसरी के नायक कौन है, तो रघुवीर शाह। शिवराज विजय वीर रस प्रधान काव्य है। विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार। व्यास जी का प्रिय अलंकार कौन है? तो विरोधाभास है। और द्वितीय धारा के कौन कौन है? तो आपको तुरंत बताएंगे, रघुवीर सहाय जी हैं, ठीक है, जो धाराएं हैं। और देखिए व्यास जी ने शिवराज विजय में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। तो इतना आपको नोट कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं। अब आ गया आपका मेघदूत। मेघदूत एक खंड काव्य जिसे गीति काव्य भी कहते हैं। अब इसके भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जान लीजिए। तो पहले हम जानते हैं लेखक कौन है। सबसे पहले हमारा प्रश्न यही कि मेघदूत के लेखक तो आप सब जानते हैं कि कालिदास है। पढ़ते पढ़ते रट गए भैया। विधा की बात करते हैं तो तुरंत भी जान जाएंगे, खंड काव्य, गीति काव्य, मुझे पता है। क्या नहीं जानेंगे? जैसे 2 भागों में विभक्त है। अब पूर्व मेघ में कितने श्लोक हैं बताइए, और उत्तर मेघ में कितने श्लोक हैं, ये तो आपको कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रधान रस विप्रलम्ब श्रृंगार। छंद की मंदाक्रांता। खूब जानते हैं कि मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। आपको पढ़ाते पढ़ाते पूरा याद हो गया भैया। मेघदूत की रीति है, खूब जानते हैं कि वैदर्भी रीति है। उपजीव कथानक ब्रह्मा वैवर्त पुराण से, एक दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से। इतना पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़िए। नायक यक्ष। यक्ष को हेममाली भी कहते हैं ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार। नायिका इसकी यक्षिणी है, जिसका नाम है विशालाक्षी। क्या नाम है? जैसे तुम्हारा नाम कुछ है उसी प्रकार उसका भी नाम था, विशालाक्षी, ठीक है। अब देखिए कथानक की बात करते भैया। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट प्रश्न में। कथानक दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित। क्या है?
सब जानते हैं। देखिए ऐसे एक बार फील कीजिए कि कोई यक्ष था और अपनी पत्नी के लिए विरह किया, वो चित्रकूट में रहा कि चित्रकूट में रमि रहे रही मन अवधि नरेश, जा पर विपता परत है भयावती यह देश। ठीक है, आगे चलते 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। कितनी? 50 से अधिक। देखिए जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद पद्यानुवाद किया और श्वेटज ने जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद किया। ये भी आर्थर राइट और HD रूक ने अंग्रेजी में मेघदूत का पद्यानुवाद किया। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में मेघदूत के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। 6वें ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रसन्न कि शुभ शा कालिदास से मंदाक्रांता विराजते शुभ तिलक। ठीक है, मेघदूत में उपमा उत्प्रेक्षा रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। ठीक है, डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को क्या कहा? शोक गीत कहा है भैया। भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत का करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलंब गीत है। ठीक है, अच्छा इसके प्रमुख पात्र जान लेते हैं। तो प्रमुख पात्र यक्ष, हिमाली, यक्षिणी, विशालाक्षी, मेघ हो गए बादल और कुबेर हो गया यक्षाधिपति। संस्कृत के गीत काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है। दक्षिणावर्तनाथ और मल्लिनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण रहा, इन्हें आपको नोट कर लेना है। अब आ गया आपका नीति शतकम। तो पहले जान लेते हैं नीति शतकम के लेखक। तो नीति शतकम के लेखक भरतारी हैं। विधा की बात करें तो ये एक मुक्तक काव्य है। श्लोक कितने हैं? तो 111 श्लोक है नीति शतक में। कितने हैं? 111। कुल पद्धतियाँ कितनी हैं? तो मंगलाचरण को लेकर कुल 11 पद्धतियाँ बन जाएंगी। कितनी पद्धतियाँ बन जाएंगी? 11 पद्धति। ठीक है, देखिए पहली है अज्ञ पद्धति, मूर्ख निंदा पद्धति भी कह सकते हैं। फिर दूसरी है विद्युत पद्धति, तीसरी है मान सौर पद्धति, चौथी है अर्थ पद्धति, पांचवी है दुर्जन पद्धति, छठवीं है आपकी सुजन पद्धति, सातवीं परोपकार पद्धति, आठवीं धैर्य पद्धति, 9वें नंबर की आपकी दैव पद्धति और 10वीं कर्म पद्धति। ठीक है, देखिए मुक्तक काव्य का लक्षण तो ये कोई पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप याद करें तो याद करें कि पूर्वा पर निरपेक्षिणामपि ही ये रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तम। इस प्रकार अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य श्लोक मुक्तक कहे जाते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा जान लेना है। नीति शतक में वर्ण विषय को 11 पद्धतियों में समाहित किया गया है। भरतारी में नीति शतक में ब्रह्मा की स्तुति के पश्चात मूर्ख निंदा से ग्रंथ का आरंभ किया गया। नीति शतक में भरतारी की शैली प्रसाद गुण से युक्त और मुहावरेदार है भैया, हंसाने वाली है। ठीक है, नीति शतक के मंगलाचरण में अनंत ज्ञानमय स्वानुभाव मात्र से जानने योग ज्योति स्वरूप ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। नीति शतक का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और अभी इसके पहले मैंने जो बताया था उत्तर रामचरित का भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। दिक्कल दिनव छिन्नांत चित्तमात्य मूर्ते, इसमें अनुष्टुप छंद है। विद्वानों ने ईर्ष्याग्रस्त होने से राजाओं के राजा मत से चूर होने, तो ये जो है अब आपके इतना इम्पोर्टेंट रहा। ठीक है, ये इतना अब उधर जो है उसका सारांश लिखा, तो सारांश नहीं बताना, जो इम्पोर्टेंट रहा वही आपको बता दिए हैं। तो बस यही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न रहा और आप इन्हें समझ। देखिए अच्छा एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए कि जो नीति शतक में है तो कितने 111 श्लोक हैं। एक इनकी श्रृंगार शतक है। तो भैया श्रृंगार शतक में कितने श्लोक हैं? श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक में आप कमेंट करके बताना। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताया हूँ कि कितने श्लोक हैं, तो बस कमेंट करके बता देना कि नीति शतक में जैसे 11 श्लोक हैं और श्रृंगार शतक में कितने, तो श्रृंगार शतक लिख के आगे श्लोक लिख देना है। ठीक है, तो ये आप करना। ठीक है, नमः संस्कृताय मित्रों। और इसी प्रकार आपको संस्कृत का प्रचार प्रसार करना है, संस्कृत को फैलाना है लोगों तक, फिर से संस्कृत का उजागर हो। नमः संस्कृताय मित्रों।